नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात चुनाव की। तेलंगाना में चुनावी सरगर्मी परवान पर है। एक दूसरे पर नेताओं के जुबानी हमले चल रहे हैं। इसी बीच एमआईएम चीफ ओवैसी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने टीडीपी को भी नहीं बख्शा। तेलंगाना के रण में उतरे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधियों पर तो जमकर हमला बोला ही, साथ ही सबसे ज्यादा निशाने पर लिया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को। ओवैसी ने हैदराबाद की एक चुनावी सभा से राहुल गांधी पर जनेऊधारी का तंज कसते हुए कहा कि वो मुसलमानों का दर्द नहीं समझ सकते। जो अपने आप को जनेऊधार हिंदू कहता है, अरे राहुल गांधी तुम क्या जानते हमारी तकलीफ क्या है? तुम तो महलों में जिंदगी गुजारे, क्या तुमने कभी अपने जिस्म पर लाठियां खाई? राहुल पर हमला बोलते हुए ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनावी टूरिस्ट तक करार दे दिया। क्या तुमको तुम्हारे नाम से मजहब के नाम पर जलील किया गया? क्या तुमसे नाइंसाफी हुई? अरे हमने मुकाबला किया, जमहूरियत पर यकीन करके किया, हिंदुस्तान के संविधान को इस्तेमाल करके किया, और आज टूरिस्ट बनकर आते हैं, टूरिस्ट बनकर आते हैं। इसके साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन पॉकेट मारों की जमात। आसिफ नगर में जलसा करे, एक 1500-2000 लोगों को जमा करे, बसों में लाके बिठाए, और मालूम हुआ कि 100 रुपये और एक पाकिट भी दिए। आप तेलुगु देशम और कांग्रेस ये पाकिट मारों की जमात है। बता दें कि तेलंगाना में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय चुनाव प्रचार पूरे शवाब पर है। ऐसी में हैदराबाद में एक विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए गए थे, जहां उन्होंने दूसरी विरोधी पार्टियों को तो निशाने पर लिया ही, लेकिन कांग्रेस और राहुल पर भी जमकर प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने दलित हनुमान की बात पर हमला करने वाले लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को संकीर्णता के दायरे में रखकर देख रहे हैं। भगवान हनुमान को दलित बताने पर हुए विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारे में उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। प्रयागराज में कुंभाभिषेक महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने कहा कि धर्म के मर्म की जानकारी नहीं रखने वाले लोग बाल की खाल निकालने में लगे हैं। जिसको धर्म के मर्म की जानकारी नहीं, वह एक एक शब्द को संकीर्णता के दायरे में ला करके बाल की खाल उधेड़ने का प्रयास करते हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर की एक चुनावी सभा में प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए सीएम योगी ने लोगों को बजरंगबली का संकल्प लेने को कहा था, और इसी दौरान भगवान हनुमान को दलित और वनवासी करार दे दिया। आइए सुनिए वो बयान जिसमें सीएम योगी ने हनुमान को दलित बताया था। हम सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए। बजरंगबली का संकल्प। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। इसी बयान के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने सीएम योगी पर आंखें तरेर ली। यहाँ तक कि राजस्थान ब्राह्मण सभा ने तो हनुमान जी को जाति में बांटने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को कानूनी नोटिस तक भेज दिया, जिसके बाद विरोध करने वाले लोगों को सीएम योगी ने रविवार को प्रयागराज से जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जिंदगी एक जंग है जिसका मजा हार या जीत में नहीं, सिर्फ लड़ने में है। यकीन नहीं होता तो आपको मिलाते हैं श्री गंगानगर के तीतर सिंह से,
जो 24वीं बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नाम तीतर सिंह, उम्र 71 वर्ष, पेशा मजदूरी, शौक चुनाव लड़ना। 1975 से लड़ते आ रहे चुनाव। राजस्थान के रहने वाले 71 साल के तीतर सिंह इस बार श्रीकरणपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में अब तक 23 चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार वो निर्दलीय ही मैदान में उतरते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वह मनरेगा मजदूर है, पर चुनाव लड़ने का जुनून ऐसा कि कभी घर से कोई जानवर बेचकर नॉमिनेशन भरते हैं तो कभी चंदा मांगकर। मैं गरीबां दे काम करूंगा। लोकसभा ते विधानसभा 9 लोकसभा 9 विधानसभा 3 डायरेक्टरियां ते 3 सरपंचियां, कुल 24 राशन हो गए मेरे। हर बार जमानत जब्त होती है, लेकिन चुनाव लड़ने का जुनून बरकरार है। इस बार कुछ स्थानीय युवक भी उनके साथ जुड़े हैं, जो उन्हें घोड़ी पर बिठाकर चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। बाकी प्रत्याशी जहां 7 दिसंबर के मतदान का इंतजार कर रहे हैं, वहीं तीतर सिंह हार जीत से बेपरवाह है। सच भी है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से राकेश मितवा की रिपोर्ट। इधर राम मंदिर पर उठे गहमा गहमी के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुर्खियों में है। विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल मंदिर पर अध्यादेश लाने का विचार नहीं है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 4-5 दिसंबर को अयोध्या कूच करने का फैसला लिया है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल हिंदू संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी सरकार से अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अध्यादेश पर नया बयान दे दिया। बीजेपी फिलहाल अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने के बारे में विचार नहीं कर रही। अगर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती रही तो सरकार को इस पर अध्यादेश लाने या न लाने पर फैसला लेना होगा। हालांकि विजयवर्गीय ने यह भी कहा, बीजेपी ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती है, क्योंकि किसी और में ऐसा करने का दम नहीं। विरोधियों पर वार करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि विपक्ष इस मसले का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को डराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहा है। विजयवर्गीय ने कहा, सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलने वाली बीजेपी कभी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनाव में नहीं उतरी। मंदिर के मुद्दे को संतों और दूसरे संगठनों ने उठाया। वहीं मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में परिषद के नेताओं ने एक सुर में सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की। राम मंदिर भव्य बनाने के लिए, हिंदुओं के युगों के सपने को पूर्ण करने के लिए सब प्रकार के मार्ग जो सोचते सोचे, कानून बनाए, अध्यादेश लाए, वार्ता करे, न्यायालय को बताए। आप क्या मार्ग लेते हैं ये हमें कोई मतलब की नहीं है, हमारे मतलब की एक ही है। दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज में बैठक की, जिसमें 4-5 दिसंबर को अयोध्या कूच करने का फैसला लिया गया। परिषद ने दावा किया कि 4-5 दिसंबर को लाखों की संख्या में साधु और नागा अयोध्या कूच करेंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद ने अयोध्या जाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेने की बात कही। अखाड़ा परिषद का अयोध्या कूच का मकसद सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पक्षकारों से बातचीत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अक्सर विवादों में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक और विवाद जुड़ गया है। इस बार खाने पीने की चीजों को लेकर विवाद हुआ है। आरोप है कि शाकाहारी छात्रों का खाना चिकन के तेल में बनाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर नया विवाद पैदा हो गया है। यहाँ के कुछ हिंदू छात्रों का आरोप है कि एसएस नॉर्थ हॉस्टल में छात्रों को खाने में जो पूरी सब्जी दी गई वो उसी तेल में तली गई थी जिस तेल में पहले चिकन को तला गया था, जबकि ये छात्र शाकाहारी हैं। खाने का किस तरीके का मामला था ये? देखिए, 26 तारीख को सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि जो डाइनिंग में जो तेल यूज़ किया जा रहा है जो पूड़ी बनाने के लिए, वो तेल जो है एक रात पहले चिकन को तलने में यूज़ किया जाता है। यानी कि जो लोग चिकन नहीं खाते हैं, जो लोग शाकाहारी खाने वाले हैं, उन लोगों की भावनाओं को डायरेक्टली आहत किया गया है। मामला 26 नवंबर का है।
छात्रों का आरोप है कि इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसी चीजें, ऐसी समस्या न कभी हुई है ना होंगी। हम पूरे सिरे से इस घटना को नकारते हैं। यहाँ पर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ की जायके की चहचहाहट, समझे सा, इसकी याद तालीम के साथ तरबियत दी जाती है। इस पूरे मामले पर छात्र और एएमयू इंतजामिया आमने सामने है। अगर मान भी लिया जाए कि छात्रों के आरोप गलत हैं, तो भी विश्वविद्यालय प्रशासन का जांच से इनकार करना कहीं न कहीं शक की गुंजाइश छोड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। और अब बात दागी प्रत्याशियों के दाग और धुलती सियासत की। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने मंजू वर्मा की महागठबंधन से नजदीकियों के सवाल पर कह दिया कि युद्ध और लड़ाई में सब जायज है, तो क्या दागियों के सहारे लालटेन की लौ रोशन करने की तैयारी है? इस रिपोर्ट में देखते हैं। बीजेपी से लड़ाई में दागी भी चलेगा। अब दागी होगी सर, जब लड़ाई चलती है, युद्ध बसता है तो देखा जाता है। भाजपा को हराने का रघुवंश मंत्र तो हिंदुस्तान की जनता जान गई। 31% वोट पर नरेंद्र मोदी फुफकार रहे से बड़ा भारी नेता है, बड़ा भारी समर्थन है। क्यों? 69% वोट बिखरे हुए। जिसी समय 69% वोट एकजुट होगा, कहाँ रहेंगे नरेंद्र मोदी जी? आइए सुशील मोदी बड़ा फटफटाते हैं। सुशील मोदी को लाज शर्म की चुनौती। इन्हें से उन्हें हो गए हैं तो डिप्टी चीफ हो गए हैं। लाज शर्म है, लाज शर्म है। हाँ, नैतिक सरकार है, नैतिक सरकार नहीं है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, आप समझ गए होंगे। वैसे बीजेपी पर हमला बोलने का जब भी मौका मिलता है, रघुवंश बाबू आरजेडी की ओर से ढाल बन जाते हैं। बागियों दागियों से भरी पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के सवाल और आरोप अपनी जगह, लेकिन मुद्दा 2019 का है, सो सियासत के महासमर के लिए दागी उम्मीदवार भी चलेगा। सुनिए रघुवंश जी क्या बोल गए। मंजू वर्मा भी स्वागत होगा महागठबंधन क्या? कोई जी गैर भाजपा दल एकजुट हो, मतलब ऐसे दागी लोगों का। अब दागी होगी सर, जब लड़ाई चलती है, युद्ध बसता है तो देखा जाता है। सब कुछ सब जायज है। बेगूसराय पहुंचे रघुवंश बाबू से जब मीडिया कर्मियों ने मंजू वर्मा की महागठबंधन से नजदीकियों से जुड़ा सवाल पूछा, तो यही जवाब सुनने को मिला। मतलब ये कि आरजेडी को अपनी सियासी लौ जलाने के लिए बागी भी चलेगा। वैसे रघुवंश प्रसाद ने बीजेपी को हराने के लिए गैर भाजपा दलों से एकजुट होने का आह्वान किया और एनडीए को डूबती नाव करार दिया। उन्होंने, हम तो पहले हमने कहा था कि एनडीए डूबती नाव है, लोग सब उसमें से छड़प छड़प के देर सवेर भागेंगे लोग, इधर आएंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि देश का सवाल है, देश प्रदेश को बचाना है, गैर भाजपा दल एकजुट होकर के भाजपा को हटाए, नरेंद्र मोदी सरकार को खत्म करे। रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर सत्ताधारी खेमे ने चुटकी ली है। आरजेडी को दागदारों की पार्टी बताते हुए नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिक पाने का दावा भी किया जा रहा है। भ्रष्टाचारी लोग, घोटालों के घोटालेबाज लोग सभी आरजेडी में भरे पड़े हुए हैं। जो दागी व्यक्ति है उनके लिए आरजेडी में खुला दरवाजा है। अब हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है और दागदार छवि वाले लोग उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है उन्हें तो मैनिफेस्टो में घोषणा कर देना चाहिए कि मिनिमम इतने दिनों के जो जेल में सजा काट चुके हैं वैसे व्यक्ति आरजेडी में स्वागत है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आरजेडी की मंशा ही रही है कि हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए और इसलिए वो लाठी में तेल पिलाने पे विश्वास करते हैं। तो सियासत में दाग अच्छे हैं या फिर दागदार होती सियासत में दागियों का तड़का डालने की महागठबंधन की तैयारी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान से प्रदेश की राजनीति गर्म होकर अब उबलनी भी शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से ब्रिजम पांडे और अमित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात जमा सियासत की। लोकसभा चुनाव की तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दलों ने युवाओं को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी का दावा है कि बिहार के युवा तेजस्वी के साथ है, तो वहीं एनडीए का दावा है कि बिहार के युवा नमो नीतीश को अपना आदर्श मानते हैं।
बिहार में जवां सियासत, 2019 में युवा पर नजर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियों की ओर से युवा वोटर्स को रिझाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सरकार जहां नई नई योजना के माध्यम से युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता युवा नेताओं को नौजवानों के बीच जाने की सलाह दे रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि युवा तेजस्वी की ओर आकर्षित होंगे और आरजेडी को वोट देंगे। सारे युवाओं के मन में तेजस्वी प्रसाद यादव एक आइकॉन है और आने वाले दिनों का बिहार का भविष्य के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं। युवाओं के सहारे ही 2014 की तरह 2019 में चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी की जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में युवा वोटर्स का रुझान बीजेपी की ओर था। इस बार बिहार में 25 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 40 लोकसभा क्षेत्र में औसतन 60 से 70 हजार नए मतदाता होंगे। जाहिर है इन मतदाताओं को अपने पाले में लाकर सियासी दल बढ़त लेने की फिराक में है। जेडीयू का कहना है कि बिहार का युवा सुशासन के प्रतीक नीतीश को अपना आइडियल मानता है, इसलिए वो उन्हें ही वोट देगा। जबकि बीजेपी का मानना है कि आज भी युवाओं के आदर्श पीएम मोदी हैं। नीतीश कुमार जी के 40 वर्षों का संसदीय जीवन और 13 वर्षों का बतौर मुख्यमंत्री जो उनका कार्यकाल है वो अनुकरणीय है और नौजवान इसलिए कोई मुकाबला नहीं समझता है। यहाँ बिहार में कोई किसी मुकाबले की स्थिति नहीं है। एक तरफा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की राह आगे बढ़े, यही यहाँ का नौजवान चाहता है। देश के युवा विकास के साथ है और उनको पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार विकास के लिए काम कर रही है। देश का भविष्य बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए देश के युवा भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। बिहार के युवा किसे अपना आदर्श मानते हैं और लोकसभा चुनाव में वो किसे वोट देते हैं, ये तो कुछ महीनों में पता चल जाएगा, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है, युवा वोटर जिसके साथ होता है जीत लगभग उसी की होती है। और अब बात झारखंड की, जहां कोलेबिरा उपचुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार के नाम पर जहां महागठबंधन अलग थलग है, तो बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कोलेबिरा को लेकर एक तरफ महागठबंधन की ताकत की तस्वीर सामने आ गई, तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ कोलेबिरा के उपचुनाव में वहां उतरने जा रही है। कयासों पर विराम लगाते हुए कोलेबिरा में बीजेपी ने जातिगत कार्ड खेला है। खड़िया जाति से आने वाले बसंत सोरेंग को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चूंकि जिले में 25% के आसपास की आबादी खड़िया समुदाय की है, तो बीजेपी जिले के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री बसंत सोरेंग को उम्मीदवार बनाकर कोलेबिरा में जीत का पहला स्वाद चखना चाहती है। कोलेबिरा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री बसंत सोरेंग, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला के महामंत्री हैं, उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी कर्मठ, योग्य और पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रहे हैं। बसंत सोरेंग आज बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज उनके नामांकन के दौरान वहां मौजूद भी रहेंगे। बसंत सोरेंग के लिए भी कोलेबिरा अग्नि परीक्षा जैसी होगी, पर विपक्ष के बिखराव को ताकत मानते हुए वे अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस बार हमारा खड़िया समाज को प्रत्याशी के रूप में एक मौका दिया है। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी उस विधानसभा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं लहराया है और इसी उम्मीद से कि इस बार परिवर्तन लाना है और खड़िया समाज को एक मौका दिया है और हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे समाज की ओर से, संगठन की ओर से, कि इस बार हम लोग उस विधानसभा में परचम लहराएंगे। बिखराव और हौसले के साथ आगे बढ़ रहा कोलेबिरा उपचुनाव
20 दिसंबर को प्रदेश को 2019 का एक छोटा सा नजारा दिखाएगा और उस नजारे के दम पर बीजेपी और महागठबंधन 2019 के लिए आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रांची। तो महागठबंधन की ताकत के जरिए सत्ता को बेदखल करने का दम भरने वाला विपक्ष कोलेबिरा को लेकर मानो खुद ही बिखर गया है। तो इस टूट के रास्ते बीजेपी अपने जीत का सपना भी देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार कोलेबिरा ने वो कर दिखाया जिसकी तस्वीर सत्ता पक्ष देखना चाहता था। कोलेबिरा को लेकर विपक्ष का वो चेहरा सामने दिखा जिसमें वो एकता का दम भर रही थी, पर नाकाम दम। ऐसा भी क्या महागठबंधन जो एक चुनाव पर ही बिखर गए, उम्मीदवार को लेकर टूट गए। कांग्रेस ने जेएमएम को दोस्ती का हर वादा याद दिलाया, महागठबंधन की दुहाई दी, पर हेमंत टस से मस नहीं हुई। गुरुजी ने झारखंड पार्टी की प्रत्याशी मेनन एक्का को आशीर्वाद जो दे दिया था, कांग्रेस भी कहा मानने वाली। कहा विक्सल कोनगाड़ी को जिताने के लिए जान लगा देंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी जो विक्सल कोनगाड़ी जी हैं, जेएमएम आरजेडी का कोई प्रत्याशी नहीं है। हेमंत जी 10 तारीख को यूपीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हम सब लोग एक है, आप चिंता मत कीजिए। हमारा मिशन तो 2019 है ही, और उस विषय पर लंबे समय से बातें होती है। वो प्रक्रिया टूटी नहीं है और प्रक्रिया जारी है। महागठबंधन में कोलेबिरा को लेकर बिखराव का बीजेपी स्वागत कर रही है, मानो मन की मुराद जो पूरी हो गई हो। बल जो बीजेपी को मिल गया। बीजेपी महागठबंधन की इस टूट के बीच जीत का आस लगाए बैठी है। इन लोगों ने लगातार वहां पर अपने कार्यकाल में उस क्षेत्र के साथ घनघोर अन्याय किया है, विकास से दूर रखा है। इसलिए वहां पर एक नया इतिहास रचने का काम वहां की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेगी। ये फाइनल तस्वीर है कि कोलेबिरा पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी। कांग्रेस से विक्सल कोनगाड़ी तो बीजेपी से बसंत सोरेंग आज नामांकन दाखिल करेंगे। अब देखना है कि 20 दिसंबर को होने वाले कोलेबिरा की जंग में जीत आशीर्वाद की होती है या एकला चलो रे कामयाब हो पाता है, या फिर बिखराव का मजा कोई और चख ले जाता है। अजय लाल, न्यूज 18 रांची।